हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब मजे में? एकदम बहुत अच्छे से जलसा। ओके, चलो बेटा, सब मजे में रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? आप लोग अच्छे से एंजॉय करो और हमारे साथ जुड़ के, हमारी ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ के आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से ब्राइट बनाइए। ओके, so please, most welcome to our online pathshala. Okay, so let's start uh, our new concept SN reaction. And in previous topic we will discuss the type of SN reaction and the some important question: how to calculate which type of SN reaction, rate of reaction, order of reaction, nucleophile, nucleophilicity, etc. These type of conditions we will study about these SN reaction. So let's start. Okay बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। SN रिएक्शन में फर्स्ट हमारे पास आता है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, ओके। देखिए बेटा, SN1 रिएक्शन है क्या, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। किस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो देखिएगा बेटा। हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, टू गिव प्रोडक्ट। ओके, इस बेसिक में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है बेटा, सबस्ट्रेट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो मोस्टली यहाँ एल्काइल हैलाइड की बात होगी। और जरूरी है कि एल्काइल हैलाइड हो, आरओएच भी हो सकता है, और करके लिख दो, आरओएच भी हम देख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है, रिएजेंट मोस्टली जो होता है बेटा वो न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट मतलब जो एक्चुअली टाइप ऑफ रिएजेंट में हमने न्यूक्लियोफाइल की बात करी थी वो इसी टाइप से आपका आएगा। तो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखो या ओनली न्यूक्लियोफाइल लिखो, बात एक ही है, क्योंकि होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल को ही फाइनली वो जनरेट करने वाला है। ओके, सॉल्वेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो सॉल्वेंट क्या है पहले इस चीज को समझ लेते हैं। एक्चुअली सॉल्वेंट जो है बेटा हमारे पास वो अलग अलग टाइप के होते हैं, हम उसमें जाएंगे। जैसे एक हमारे पास होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, और दूसरा होता है, इसको पीपीएस बोलते हैं, पीपीएस। और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको पीएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज से मिलके हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। अब बात आई सबस्ट्रेट। मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा, और पूरा अच्छे से समझना, बहुत डिटेल में ले जाऊंगा, छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा। आपको कंपटीशन के लिए उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अगर आपको कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो बेटा सबसे पहला पार्ट हमारे पास सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो होता है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब बात यहां पर ये आती है कि सबस्ट्रेट हो जाए लेकिन रिएजेंट ना हो तब भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती है, या रिएजेंट हो सबस्ट्रेट ना हो तब भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। सेम वे सॉल्वेंट की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है, क्योंकि सॉल्वेंट ये बता सकता है कि सॉल्वेंट के बेस पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी, इस चीज को मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको केवल क्राइटेरिया समझा रहा हूँ कि एक्चुअली क्राइटेरिया है क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबस्ट्रेट की ही बात करते हैं, जस्ट लाइक एक एग्जांपल हमारे पास है, और उसी एग्जांपल को, क्योंकि हम SN1 की बात कर रहे हैं तो उसी को लेके हम चलेंगे। ठीक है ना? देखिए बेटा, रिएक्शन कुछ इस टाइप से है कि CH3 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 एंड Br।
और H2O H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, CH3 CH3 CH3OH। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसकी बात करते हैं। देखना, यही चीज मैं आपसे कहने वाला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप की सिचुएशन। ये H2O एक्ट एज ए सॉल्वेंट भी वर्क कर रहा है और रिएजेंट भी वर्क कर रहा है, यानी ये रिएजेंट का भी जनरेशन करेगा और ये सॉल्वेंट भी है। तो यही चीज हमें समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर एक बात आती है, SN1 रिएक्शन जो होता है ना, ये जनरली स्टेरिक फैक्टर को डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो एक्चुअली ये क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यही जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे के स्टेप कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे बेटा, स्टेरिक फैक्टर मतलब बल्की ग्रुप। जितने बल्की ग्रुप होंगे ना, बड़े ग्रुप होंगे, वो SN1 रिएक्शन को ज्यादा प्रोसीड करवाएगा। इसका मतलब स्टेरिक फैक्टर जो डोमिनेंट कंडीशन है, स्टेरिक फैक्टर यानी जो SN1 के लिए डोमिनेंट कंडीशन है वो स्टेरिक फैक्टर, बल्की ग्रुप। हमें बल्की ग्रुप को देखना है। अब यहाँ पर अगर बल्की ग्रुप लगे हैं तो ये ग्रुप बेसिकली एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब जैसे ही एल्काइल ग्रुप हमारे पास होंगे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, वो यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। ये तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करने वाले। और हमें यह भी पता है कि यहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और सिग्मा नेगेटिव चार्ज होगा। अब जैसे जैसे Br बाहर निकलेगा वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा बेटा। तो वो पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा पॉइंट मेरे दिमाग में यहाँ से निकलता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मैंने यहाँ पर बोला है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। भाई अगर यहाँ पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूँ या एल्काइल ग्रुप लगा रहा हूँ तो वो डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे बेटा, डोनेटिंग नेचर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करेंगे। इसी वजह से स्टेरिक फैक्टर उसके रिस्पेक्ट में अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि बल्की ग्रुप है तो स्टेरिक फैक्टर तो बढ़ने वाला है। तो जितने बल्की ग्रुप लगाओगे स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा। तो इट मीन्स मैं यहाँ से एक सिंपल सा पॉइंट बोल सकता हूँ कि बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए, SN1 के इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जितने बड़े एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगाएंगे उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करेगा उतना ये पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा, जो SN1 के लिए एक बहुत अच्छा पार्ट है। और जितने बल्की ग्रुप लगाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो आई होप कि मेरी बात सबको समझ में आई होगी बेटा, अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में, और वो है मैकेनिज्म। ओके, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं बेटा। मैकेनिज्म में किस तरीके से होता है वो हम पूरा देख लेते हैं। तो बेटा मैकेनिज्म में बेसिकली आपके सामने पूरा मेंशन किया कि भाई यहाँ पर हमारे पास 3 CH3 ग्रुप है, ठीक है, उसी के बेस पे चल रहा हूं, और यहाँ पर Br है। अब हमें ये पता है बेटा कि फर्स्ट इस पॉइंट पे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होता है। अब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर चार्ज जो होना है वो मिनिमम होना है, तो सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव। ये वाटर मॉलिक्यूल ये बल्की ग्रुप है। मैं फिर से ये बात कर लूं बेटा, ये ग्रुप जो है ये बल्की ग्रुप है, ऐसा नहीं कि छोटे ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है। तो वाटर मॉलिक्यूल का पहला जो काम होता है वो ये होता है कि भाई सबस्ट्रेट रिएजेंट सबको डिसॉल्व करना।
तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही अटैक करेगा तो एक पार्शियल बॉन्डिंग बनाएगा, उसे हम पार्शियल बॉन्डिंग ही दिखाएं तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये पार्शियल बॉन्डिंग बनाता है, पार्शियल बॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये ऑक्सीजन के जो सिग्मा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया वो कंप्लीटली आपको पता ही होगा बेटा, वाटर पोलर होता है तो सिग्मा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होना, पार्शियल बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करता है। और जब भी वाटर मॉलिक्यूल किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में अटैच होता है बेटा, तो उसको हम हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, और हाइड्रेशन के बेस पे एंथैल्पी रिलीज होती है। तो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हुआ तो उसी टाइम पे हमारे पास Br विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल जाता है, तो माइनस ऑफ Br, और ये हमारे पास Br नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, और ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है। और इसी को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये RDS भी होगा, यहीं से मैं बोल सकता हूँ इसको बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे Br निकला हमारे पास ये कंप्लीट सिचुएशन आई, तो यहाँ पर एक जो सिचुएशन बनी वो कुछ इस टाइप से बन जाती है, पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट अटैच्ड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहां पर तो जब अटैच होना स्टार्ट होगा और माइनस ऑफ H पॉजिटिव, और यही फास्ट स्टेप कहलाता है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर अटैच कर दिया था, दिखा भी सकता था लेकिन मैंने अलग से दिखाया ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है बेटा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास इस तरीके से। अब इस फाइनल प्रोडक्ट में कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। इस बॉन्ड को कैसा भी बॉन्ड हो, कितना भी पोलर बॉन्ड हो बेटा, बस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आई, तो यहाँ पर ये कहा जाता है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ, अटैच वाटर मॉलिक्यूल हर हमेशा किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में अरेंज होता है ना, तो वहां से क्या करता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है, और वो हाइड्रेशन एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ CBr बॉन्ड इज सफिशिएंट टू रिलीज द हाइड्रेशन एंथैल्पी from the attachment of water molecule in the carbon sigma positive charge। तो मतलब बेटा जो वो एनर्जी यहाँ से इसके अटैचमेंट से रिलीज हुई है ना, वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि इस कार्बन Br के बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सके। इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है ना। तो उसी बेस पे ये बॉन्ड को तोड़ने में टाइम भी लगता है, इस बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लग रहा है, इसी वजह से स्लो स्टेप है, इसी वजह से हमने इसको RDS बोला है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। इस पे सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, वो अटैच हुआ, अटैच होने के बाद बेटा हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है, और वही हाइड्रेशन एंथैल्पी इस कार्बन और Br के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट होगी, और जिसके बेस पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बेटा हम उस बेस पे ये कह सकते हैं कि अब कंप्लीट कार्बोकेटाइन बन सकता है, जिसमें ये अटैच होगा। अटैच होने के बाद इस तरीके से ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात होगी, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात होगी। मैं लिख भी देता हूँ, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और डायरेक्टली बेटा हम वहां पर उसके बाद H2O को अटैच कर सकते हैं। तो आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ही मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, आप देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, Br और यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर हमारे पास
SN1 भी होता है, आगे जाके देखेंगे हम SN2 भी होता है, मैं लिख देता हूँ लेकिन SN2 को भी समझाऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं SN1 की बात करूं, अभी केवल SN1 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारे पास, हम जब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज की बात करते हैं तो उस केस में कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल हो जाता है। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अभी हम यहाँ पर एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसके बेस पे बेटा हम यहाँ पर आगे बहुत सारा डिटेल में चलेंगे, बहुत सारा हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और अभी हमें यहाँ पर तक इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए और हमें बताइए। ओके, थैंक यू।